नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतीशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे सरगुजा में स्थित अंतरराज्यीय बस स्टैंड, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आम लोगों से बात की गई, जहां आम जनता और महिलाओं ने आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि स्वच्छता के नाम पर यहां का स्तर बहुत ही खराब है। टॉयलेट है लेकिन दरवाजा बंद नहीं होता, साथ ही पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। सरकार महिलाओं की सुविधा देने के लिए अनेक प्रकार की योजना चला रही है। इसी में स्वच्छता अभियान भी एक महत्वपूर्ण योजना है। और इसी के साथ साथ इस अंतर्राज्यीय बस स्टैंड अंबिकापुर में गांव से लेकर शहर की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से आती हैं और उन्हें गौशालाओं का उपयोग गंदे होने पर भी करना पड़ता है। देवी, श्यामा देवी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड लोहरदगा जी। यहाँ मेरा मायके है, मेरा भतीजा का घर है यहाँ। यहाँ पर आप आए तो यहाँ कैसी सुविधा क्या क्या मिला आपको देखने में? नहीं सर, मैं बस से उतरी और सब चीज हमको अच्छा लगा। एक बताया मेरे को कि जाइए प्रतीक्षालय में बैठिए, मैं आके बैठी। फिर जो सामने सर बैठे हैं उनको बोली, सर मेरा बैग देखिएगा, मैं टॉयलेट से आ रही हूँ। मैं आके फिर बैठी हूँ और सारा चीज दिख रहा है, खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। स्वास्थ्य सुविधा के अनुसार कैसा है टॉयलेट आपका यूज किए होंगे? नहीं, सार्वजनिक चीज ऐसे ही रहता है सर। अपना घर और इसमें बहुत फर्क है, लेकिन सार्वजनिक चीज शादी विवाह हम लोग करते हैं घर में, मेहमान 8-10 आते हैं तो ऐसे ही हो जाता है। लेकिन थोड़ा सफाई का ध्यान देना चाहिए, इन्फेक्शन का चीज है ना, ऐसा ध्यान देना चाहिए। ऐसा सब चीज अच्छा है। रूपा वैष्णो, चुनगड़ी, भटगांव। आप यहाँ पर अनुभव बस स्टैंड में बैठे हुए हैं तो कैसा अनुभव किए और क्या क्या आपको सुविधा मिली, क्या सुधार लायक है? यहाँ तो बैठने के लिए ठीक है, साफ सफाई भी है, लेकिन पानी के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। पानी के पास गंदगी है, गंदगी नहीं होना चाहिए। और शौचालय भी साफ नहीं है, उसका भी ध्यान देना चाहिए, वो भी साफ नहीं है। बहुत सारी गंदगी है वहाँ, बहुत सारे बच्चे लोग को बीमारी भी हो सकता है। सांस में जो हवा के साथ जाता है कीटाणु, वो सब घुस जाएगा। सब नाक बंद करके अंदर घुसते हैं, उसके लिए साफ सफाई करवाना चाहिए। भरपूर पानी की मात्रा नहीं थी और साफ भी नहीं था। यहाँ पर क्या है, एक जगह आकर बैठे हैं, बाथरूम वाथरूम पूरा गंदा है, कहीं जाने का मन नहीं, चारों तरफ तो गंदगी है। शुभ नाम क्या है आपका? टीना उपाध्याय। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बनारस। मेघचंद वैष्णव। कहाँ के रहने वाले हैं? चुनगड़ी। यहाँ आप अनुभव बताइए, जो अंबिका बस स्टैंड में है, कैसा अनुभव है? तो अनुभव तो ठीक है, थोड़ा साफ सफाई भी पहले से ठीक है। आपके गए होंगे तो आधा एक घंटा बैठे हुए हैं? हाँ, आधा घंटा लगभग हो गया। बाथरूम का उपयोग किए होंगे, तो पानी का उपयोग किए होंगे, यहाँ हाँ वाला होगा। हाँ, पानी तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बाथरूम का साफ सफाई नहीं है। मतलब साफ सफाई नहीं है, रहने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा साफ सफाई नहीं हो पाया है बढ़िया से। क्या लगता है आपको, कैसा ध्यान देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, पानी के लिए ध्यान देना चाहिए। शौचालय को भी तो, टॉयलेट में तो पानी मिलता है लेकिन बहुत कम वो चीज होता है, मतलब कम आता है पानी, तो सबके लिए ध्यान देना चाहिए यहाँ के विभाग वाले। युवराज उपाध्याय, बिलोंग करते हैं? यूपी से। यूपी से आप यहाँ अंबिकापुर आए हुए हैं? नहीं, यूपी के लिए जा रहा हूँ अंबिकापुर से। हाँ। तो यहाँ कितने समय से हैं आप लगभग? यहाँ पे तो अभी मैं छत्तीसगढ़ में, हम लोग को 5 साल होने वाला है अभी। यहाँ की साफ सुविधाओं को जायजा लिया, आपको क्या लगा? उपयोग किए होंगे शौचालय के, आने कई जगह में देखने में कैसा लगा? यहाँ पे बहुत गंदगी है, मतलब कहीं पे भी टॉयलेट जाने लायक नहीं है और यहाँ पे साफ सफाई नहीं रहती है एकदम। बस स्टैंड में हर जगह कचरा फैला हुआ है, तो यहाँ पे साफ सफाई करवानी चाहिए। ये मिल जाएगा, ऐसी गंदगी रहेगी इधर। पासवान हुआ चंद्रेश्वर पासवान। कहाँ रहते हैं सर? मैं रहता हूँ कोरबा। यहाँ पर आप रहते हैं तो बैठे हुए हैं बस स्टैंड में जी। कैसा लगा, यहाँ का अनुभव क्या किया और क्या सुधार की जरूरत है? स्वच्छता या फिर अन्य जगह? टॉयलेट बहुत गंदा है, गंदगी है, साफ सुथरा चाहिए। क्या लगता है सुधार करना चाहिए? सुधार करवाइए इसको।
साफ सुथरा रहेगा। ऐसा नहीं है। चारों तरफ गंदगी फैल गया है, सब पानी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, क्या करे, बैठ के यहाँ पर बैठे हुए हैं बिना पानी के। टॉयलेट जाते हैं, पैसा लगता है 20 रुपया। अब क्या बताए भाई जी। जी तब जिससे पैसा मिले। जी कचरा पूरा है, उसमें डालता लोग है, पूरा दाम है, उसमें डालता लोग नहीं है। क्या लगता है आपको कि इसमें खराब जानबूझ के रखा जाता है, गंदिया रखा जाता है, या काम नहीं किया जाता है, या कर्मचारी काम नहीं करते? वो हम लोग कैसे बता सकते हैं? गंदा है तो क्या कारण हो सकता है? सफाई सुथरा नहीं हो रहा है। हाँ, साफ सुथरा नहीं है, देख रहे गंदा है। और वहीं लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के प्रदेश अध्यक्ष हरीश कड़गिया के साथ नई उद्योग नीति पर खास बातचीत की गई। आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार ने लघु उद्योगों को और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में बेहतर वातावरण तो तैयार किया ही है, और कहा यह है कि इस नई उद्योग नीति से उद्योगों को काफी मदद भी मिलेगी, विस्तार होगा। क्या है नई उद्योग नीति और कितनी फायदेमंद है नए स्टार्टअप के लिए, लघु उद्योगों के लिए? यह सच है कि सरकार ने नई उद्योग नीति के जरिए जबरदस्त प्रयास किया है कि उद्योग व्यवसाय जगत से जुड़े लोग और ऐसे लोग, ऐसे उद्यमी, नए उद्यमी जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो सब लोग प्रोत्साहित हों। इस उद्योग नीति की कुछ खासियत है। पहला तो यह है कि इन्होंने कुछ नए क्षेत्रों का चयन किया है जहां पर एक भी उद्योग नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल उद्योग नहीं है। ये इसको कहा है, ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र है, यहाँ पे आप उद्योग लगाइए, हम ज्यादा सुविधा देंगे, ज्यादा सब्सिडी देंगे। दूसरा कहा है कि आपको लगभग 100% छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार देना है। अगर योग्य नहीं है तो प्रशिक्षित करिए और प्रशिक्षण देके करें। गैर तकनीकी क्षेत्रों में, मैनेजमेंट में, आप जो बड़े उद्योग एक खास क्षेत्र को छोड़ करके नहीं आए, जैसे कि बिजली में तो लगाने वाले आए, कोयला आधारित लोग आए, माइंस वाले आए, किंतु किसी भी हाई टेक में नहीं आया। हाई टेक में आने की संभावनाएं कुछ बड़ी है। इस मिला के, कुल मिलाकर के सारी उद्योग नीति एक आकर्षक उद्योग नीति लगती है। SEZ क्या बुरा था? SEZ का अलग मामला। SEZ पहला तो है भारत सरकार तय करती है, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इच्छा व्यक्त करती है, मदद देती है, हाथ पांव जोड़ती है कि ऐसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन करते हैं। और दूसरा चीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन केंद्र सरकार तब करती है जब बहुत सारे लोग ऊपर जाते हैं कि हम यहाँ पे उद्योग लगाना चाहते हैं, इसको ऐसी चीज बनाइए, यहाँ पर जमीन भी है, सब कुछ है, ऐसा करके। छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए देश भर के उद्योगपतियों का अभी तक बहुत आकर्षण नहीं चला है। मजदूरी वाले उद्योग आए यहाँ पर, माइनिंग वाले, या माइनिंग बेस्ड स्टील लगाना है तो यहाँ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन हो रहा है, कोयला है, इसलिए यहाँ पर वैसे उद्योग जैसे ऑटोमोबाइल वाले एक भी सारे प्रयास के बाद नहीं आ रहे हैं। तो जब तक वो नहीं आएंगे तो SEZ बनेगा ही नहीं, क्योंकि SEZ बन भी जाएगा तो कोई रहेगा नहीं, तो सब बर्बाद हो जाएगा। उनको एक संभावना बनती है, क्योंकि सब्सिडी तभी मिलेगी, उसमें एक शपथ पत्र है, नाम पता ये वो सब, तभी सब्सिडी मिलेगी, रिलीज नहीं होगा नहीं तो। 2, तीसरा उन्होंने कहा कि नए उद्योग लगाने के लिए उद्योग को जमीन की जरूरत पड़ती है। हम सभी जगह छोटे छोटे इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जहां छोटे छोटे उद्यमी जाकर के अपना उद्योग लगा सकते। चौथा, उन्होंने सब्सिडी की मात्रा को काफी बढ़ा दिया पिछली सरकार से। कम से मैं सोचता हूं कि 10 से 50% तक पुराने समय में जो उद्योग लगाते हैं और आज उद्योग लगाएंगे तो ज्यादा सब्सिडी भी है। तो जो लोग इससे प्रोत्साहित होते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह भी आकर्षक है।
उसके साथ ही साथ उन्होंने जैसे नया रायपुर में कई लोगों के लिए, कई क्षेत्रों के लिए निःशुल्क जमीन आवंटन की बात की। जेन ज्वेलरी पार्क, आईटी पार्क, फार्मास्यूटिकल पार्क, ये सबको हम लगभग निःशुल्क जमीन देंगे, आप आइए यहाँ पर। पूरे देश भर के लोगों को, और साथ ही साथ देश भर के बड़े उद्योगपतियों को कहा है कि अगर आप पहला पूंजी निवेश करना चाहते हैं 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो हम आपको जमीन भी लगभग निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। सिंगल विंडो में प्रॉब्लम क्या है? सिंगल विंडो बहुत अच्छी है, और वास्तव में सिंगल विंडो रहे। हम लोग कहते हैं इसको, सिंगल विंडो इज नाउ ए डेज इन छत्तीसगढ़ एनदर विंडो। मतलब जैसे बिजली कनेक्शन लेना है, तो सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट है कि हमने वहां अप्लाई कर दिया, 7 दिन 15 दिन के अंदर में बिजली कनेक्शन स्वीकृत करके आ जाए। ऐसा नहीं होता है, वहां जाता है, दूसरा फिर सारे कागजात को लेकर वहां से स्वीकृति पत्र मिलता है, जाओ कनेक्शन लो, और फिर जाके जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, डिविजनल इंजीनियर, एसी के पास जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, नमस्ते करते हैं, तो जाके स्वीकृत होती है। उसका कारण मुख्यतः क्या है? केंद्र सरकार जिसकी क्या करती है, अगर उद्योग भाव में पंजीयन कराना हो तो एक बड़ी टेढ़ी खीर थी एक जमाने में, हमने 50 साल पहले किया। टेढ़ी खीर, महीनों का चक्कर और तरह तरह की नमस्तेबाजी। आज स्थिति ये है कि आपको भी चाहिए ना, तो अभी मैं बटन दबा के आपको उद्योग पंजीयन दे दूंगा। केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया कि पूरे हिंदुस्तान में उद्योग पंजीयन मैं करूंगा, और उद्योग पंजीयन मैं नहीं करूंगा, जिसको उद्योग लेना है अपना जाए पोर्टल में 10 कॉलम में भर दे अपने बारे में, और बटन दबाए खुद ही, और आपको मिल गया उद्योग पंजीयन। राज्य सरकार ने क्या किया है कि सिंगल विंडो भी किया है, ऑनलाइन भी किया है, किंतु बटन वही अधिकारी दबाता है। वही उद्योग का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, गांव का गांव खड़े हो जाता है उद्योग के खिलाफ। क्या उद्योगपतियों की तरफ से कुछ मिस हो रहा है या सरकार की तरफ से? सबकी तरफ से हो रहा है। देखिए, उद्योगपतियों को समझना चाहिए कि अब समय बदल चुका है। अब जगह जगह गांव के लोग जागरूक हो गए हैं। सरपंच जागरूक है, सरपंच के विरोधी जो हारा हुआ है वो उससे ज्यादा जागरूक है। आपने सरपंच को पटा भी लिया तो सरपंच के विरोधी खड़ा हो जाता है। सरपंच लोग क्या कर रहे हैं कि खुद ही दस्तखत करके दे देते थे, तो उसमें नहीं चलने वाला। उनको ग्राम पंचायत में बकायदा प्रस्ताव ला करके पास करके उनको स्वीकृति देना चाहिए, और सरपंच अपने लोग कार्य करते नहीं है। तो बाद में जब स्थापना का मामला आता है, इसलिए हमने सारे उद्योगपतियों को सलाह दिया है कि बिल्कुल सरपंच से संपर्क मत करिए, आप ग्राम पंचायत में जाइए, ग्राम पंचायत में बकायदा प्रस्ताव पारित करिए, उनके नियम शर्तों पर आधार पर प्रस्ताव पारित करिए, और वो करिए, तभी वो चल पाएगा। और जहां पर उन्होंने ये किया, ग्राम पंचायत में गए, सरपंच, ग्राम सचिव, सारे पंचों की बहुमत से दस्तखत लिया, वहां पर विवाद नहीं आया। ये है सारी स्थिति। तो उसमें तीनों की गलती है। और चौथी चीज ये है कि ये बात भी सच है कि कहीं भी उद्योग नहीं लगना चाहिए प्रदूषण वाले। नेशनल कैपिटल रीजन बना एनसीआर दिल्ली में, और उसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश का नोएडा, हरियाणा का गुरुग्राम, सबको इंक्लूड करके एक बहुत बड़ा सेंटर बना, और वो बहुत अद्भुत सफल हुआ, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सफल हो गया वो। और इतना सफल हुआ कि 3 एयरपोर्ट बन गए वहां। एक जेवर में बना दिया मोदी सरकार ने, एक गुरुग्राम में बना दिया, एक दिल्ली में बना दिया, और चौथा एयरपोर्ट और बनने जा रहा है। तो एयरपोर्ट बनना दिखाता है कि वहां पर लोग आएंगे जाएंगे तो एयरपोर्ट चलेगा। तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जो पैसा दे सकते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 रुपया, तो उसको सफलता के आधार पर ये सफल बहुत हो सकता है, बशर्ते क्या है कि यहाँ की जो नौकरशाही का प्रशासनिक व्यवस्था है वो चमत्कारिक परिणाम देने की इच्छुक नहीं रहती है। कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करती कि हम अलग दिखे। वो ऐसा रूटीन वर्क का फाइल आया, फाइल करना है तो कर दिया, रोकना है तो रोक दिया, दबाना है तो दबा दिया, भेजना है तो भेज दिया, ऐसा टाइप का करते। मगर फाइल आए मेरे पास सारी, और मैं उस पर कोई निर्णय लूं, फाइल आने की बात ही ना बने, उसके पहले निर्णय हो जाए, इस टाइप की जो कल्पना बनती है, जो केंद्र की सरकार ने बना रखा है, आज फाइल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया काफी हद तक। वो नेचर बेस्ड है, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ के लिए ये इंडस्ट्रियल जो उद्योग है, तकनीक उद्योग है,
ये मुफीद है या ये तीनों चारों राज्य है, ये हिंदुस्तान के सबसे कीमती राज्य है, सबसे ज्यादा अमीर राज्य है, भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से। सारी पूंजी यहाँ पर है। यहाँ जमीन के अंदर नोटों का खजाना है माइनिंग के रूप में, जमीन के ऊपर जंगल का खजाना है, नदी नाले हैं, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, लोग रहते हैं, शांत लोग हैं, बहुमत आदिवासियों का है, जो अपेक्षाकृत शांत समाज माना जाता है। ये तो संपन्न राज्य है। दिक्कत कहाँ पे हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि लोग क्या चाह रहे हैं, उद्योगपति भी और व्यवस्था भी, कि यहाँ का खनिज पदार्थ जाए और उसको कीमती चीज बनाए दूसरी जगह में। ये सारा झगड़ा है। ये कड़ाई से सख्त होना चाहिए कि जहां का खनिज वही का उत्पादन होगा, तो वहां भी समृद्धि आ जाएगी और वहां की भी व्यवस्था सुधरना, वहां भी सड़क बनना चालू हो जाएगा, वहां भी रेल लाइन बनना चालू हो जाएगा, वहीं भी सब कुछ सुविधा चालू हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की शंखनाद होते ही बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अपने अपने दावेदारी की समीक्षा करने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी के जो है पर्यवेक्षक जागीर के पूर्व विधायक मोनी लाल देवंगन को जो है बताया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि उन्हें मंगलवार को कांग्रेस भवन में जो है बुलाया गया और इसी के साथ साथ उन्हें वहां पर आकर दावेदारी से चुनाव लड़ने के संदर्भ में बातचीत करना था। दोपहर 12 बजे से कार्यकर्ता और उम्मीदवारों को कांगड़ा भवन में बुलाया गया। आपको बताते चले कि हरिद्वार ने बैठक का शुरू किया और बैठक में नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ बैठक में शामिल हो गए। कभी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाते हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जो सिर्फ अपना लाभ देखते हैं और शासन को और जनता को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा उनको लगता है कि ऐसा व्यक्ति हो जो कम से कम उनका काम कर सके, उनके हित कर सके। सरकार में काम तो बढ़िया हो रहा है। नहीं, डबल इंजन की सरकार, सिर्फ कहने की डबल इंजन की जरूरत पड़ी, अगर पड़ेगी तो कोई खटारा कोई इंजन बंद है तभी डबल दूसरे इंजन की उनको जरूरत पड़ती है। जो सिंगल इंजन में ही अगर तेजी हो तो जरूरत नहीं पड़ेगी। और डबल इंजन की सरकार का एक साल में तो कुछ दिखाई दे बिलासपुर में, बिलासपुर नगर में कहीं भी, प्रदेश का दूर है, बिलासपुर को देख ले, किसी वार्ड में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जितनी भी योजनाएं हैं, पुरानी योजनाएं संचालित है, थोड़ा बहुत जो सेंट्रल के आ रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो प्रदेश की जनता को जो भरोसा था कि सरकार पर जिस हिसाब से शायद उन्होंने परिवर्तन किया है, आज जो वादा किए थे, वो पूरी तरह से वर्तमान में भाजपा की प्रदेश सरकार जो है विफल रही है और उसका खामियाजा निश्चित उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बचपन से ही बिलासपुर में रह रहे हैं, जब से पैदा हुए बिलासपुर की वातावरण को देख रहे हैं, तो पूरा समझ है कि हमारे बिलासपुर को किस चीज की आवश्यकता है, किन मूलभूत आवश्यकताओं को हमको पूरा करना है, इस उद्देश्य को लेकर हम दावेदारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ा दायित्व है, लेकिन एक युवा होने के नाते आज देश युवाओं की मांग कर रही है और एक युवा दावेदार के रूप में हम दावा अपना पेश किए हैं। अगर अवसर मिलता है तो एक अच्छा हम प्रयास कर सकते हैं। अवसर इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि 22 साल से हम लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं, 40 साल की उम्र है। इस बीच हम यूथ कांग्रेस में भी काम किए, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किए। नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी को भरोसा है पूरे, और लेकिन यह है कि पार्टी के सामने भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से एक का चुनाव करना होता है। हम ऐसा आरोप नहीं लगा सकते कि पार्टी को हम पर भरोसा नहीं है। जानकारी रहती है, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि आपकी रणनीति क्या होगी, अपना अपना बताते हैं ना, तो वो सब चीजें बताना पड़ता है। और जरूरी है कि वास्तव में गंभीरता पूर्वक कोई बात रख प्रत्याशी की दावेदारी की है कि ऐसी, उसके जानना उनको भी जरूरी है ना। और बातचीत से उनको निश्चित पता चल जाता है कि लोग कैसे लड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, गंभीर कौन है ना। अब रहता है बहुत सारी चीजें, उन चीजों को जिक्र करना, पर सामान्य होता है कि आप कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, कैसा क्या चीज है। सामाजिक समीकरण को भी पूछा गया है, कास्ट वाइज भी जानकारियां जो होती है वो सब भी है, और कार्यकर्ताओं का रिस्पांस क्या है आपके प्रति, यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच कैसा रहेगा, ये सब चीजें होती है। और हम लोग तो यहाँ पर हैं क्षेत्र में, तो मुद्दा ये रहेगी चाहे विकास और ये सब तो बातें, पहला तो यही स्थानीय निकाय का चुनाव है। व्यक्ति जो स्थानीय समस्याएं जो होती हैं उनको किस व्यक्ति तक ले जा सकते हैं, जो उनके, एक तो पहला होता है छवि साफ छवि का हो, दागदार व्यक्ति ना हो, किसी आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो। खौफ वाली बात नहीं है। पिछले 1.25 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर है और इन 1.25 सालों में सिवाय चाकूबाजी,
बच्चियों के साथ अनाचार, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, लूटमारी, डकैती और मर्डर, ये अपराध गढ़ बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सवा साल में, जब से सरकार से आई। और ये बिलासपुर की जनता देख रही है बदहाल सरकार को। दूसरी बात कि आप पहले कहते हो कि हम समय पर चुनाव कराएंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी के इरादे अगर और नियत और इरादे अगर नेक होते तो टाइम से चुनाव नहीं कराते। मेरे को नहीं लगता कुछ मिल रहा है, ना तो आवास मिल रहा है। आपकी जानकारी मैं दुरुस्त कर देता हूं, किसी को आवास अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। अभी तक एक आदमी को आवास नहीं मिला है। जो हमारी सरकार में आवास दिए गए थे 3000 लोगों को, वो दिए गए हैं। इसके बाद अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। एक भी योजना ऐसी नहीं है जिससे जनता खुश हो इनकी। और मैं आपको बता देता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है वो विकास भी नहीं हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत पर्यवेक्षक जो महापौर के प्रत्याशी हैं उनसे राय मशविरा करने आए हैं और वरिष्ठ जनों से भी सलाह लेने आए हैं। यहाँ पर बात योग्य और अयोग्य की नहीं है। यहाँ पर बात ये है कि एक जो फार्मूला है, एक प्रक्रिया है, एक मापदंड है, इसी औपचारिकता को और इस लोकतांत्रिक पार्टी की व्यवस्था के चलते पर्यवेक्षक आए हैं। जहां हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि अभी सत्ता के विरुद्ध लड़ना है और सिर्फ लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, लड़कर स्वयं जीतना है, महापौर कांग्रेस का बनाना है और 70 वार्डों में ज्यादा से ज्यादा पार्षद कांग्रेस के आ जाए वो वातावरण बनाना है। बिलासपुर नगर पालिका निगम प्रदेश में एकमात्र ऐसा नगर पालिका निगम है जहां 5 विधानसभा आते हैं और पूरे बिलासपुर जिला नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि बिलासपुर का माहौल पूरे संभाग में जाएगा जो बिलासपुर में कांग्रेस का माहौल बनाएगा। इसके बाद 4 साल कोई चुनाव नहीं होगा, सिर्फ 28 में विधानसभा होना है। तो जो यहाँ माहौल कांग्रेस का बनेगा, एक प्रकार से संजीवनी का काम पूरे जिले और संभाग के लिए होगा। इसलिए हम लोगों ने दावेदारी की है और पूरे शहर में युवाओं में, महिलाओं में, पूरे सर्व वर्ग में उत्साह का वातावरण है। मैं चुनाव लड़ता हूं तो कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित। इतना पानी उनको सिंचाई के लिए देना है और 20 से 30% पानी कलेक्टर की अनुमति से आम जनता के लिए, आम जनता के उसके लिए रोका जाता है, ताकि अगर गर्मी पड़ गया या अकाल पड़ गया उस समय के लिए तो वो व्यवस्थाएं हैं। मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं। इमरजेंसी व्यवस्था है, वो इमरजेंसी व्यवस्था ये नहीं जा रही कि पेयजल के लिए लगभग जिलों में पेयजल के लिए बांधों से पानी दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ परसेंटेज दिया जाएगा, बाकी रिजर्व रखा जाएगा, क्योंकि आम आदमी के उपयोग के लिए जब कभी कोई ऐसी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आ गई, तब के लिए हमेशा डैम में 20% पानी बचा के रखा जाए। जनता क्यों भरोसा करेगी कि कांग्रेस के पीछे चलेगी? कांग्रेस इसलिए भरोसा करेगी कि इन 5 सालों में कांग्रेस ने जो विकास किया था, खासकर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनाने का काम जो कांग्रेस ने किया था, उसके लोगों को अब एहसास है कि वो पहचान, चाहे वो राज्य का गीत हो या छत्तीसगढ़ के आदिवासी अस्मिता की बात हो, छत्तीसगढ़ की विभिन्न संस्कृतियों की बात हो, छत्तीसगढ़ के किसानों की बात हो, तो अब लोग महसूस कर रहे हैं उस सरकार के जाने के बाद और इस सरकार के 1.25 महीने में कि वो सरकार ज्यादा अच्छी थी। इसका फायदा कांग्रेस को मिले। शहर को नेतृत्व देने वाले बहुत सारे लोग हैं, काबिल लोग हैं और काबिलों में पूर्व महापौर रामशरण यादव भी हैं। जिस तरीके से 5 साल उन्होंने काम किया है, आने वाले नगर निगम के चुनाव में जो भी सफलता मिलेगी उनको लिए उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि महापौर के साथ में हर वार्ड में जाके काम करने का मुझको अवसर मिला, मौका मिला और सर्वाधिक रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र जो जुड़ा हुआ था, जो शहर बनाने के लिए जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया और उनकी टीम ने पूरी मेहनत की, इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। क्योंकि शहर का विकसित वार्ड थे, इसलिए यहाँ आवश्यकता कम थी, मूलभूत सुविधा की कमी मतलब भरपूर थी, लेकिन पूरे ग्रामीण क्षेत्र को उन्होंने शहर बनाने का काम किया है। जो लोग भी ग्रामीण क्षेत्र चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट से, उनको पूरी सफलता मिलेगी, ऐसे मेरे को आशा है। स्थानीय निकाय को हजारों करोड़ रुपए इन 15 महीनों में जारी हुए हैं, साए विकास के कार्य हो रहे हैं। ये सब लफासी बातें हजारों करोड़ के पेपर में सुनने को मिलता है। नगर निगम को जो अधिकार, जो 15-20 का जो पैसा था, उसको 2-3 वार्डों में यहाँ के जो नगरीय प्रशासन मंत्री उन्होंने दिया, ये बिल्कुल नाजायज था, क्योंकि उसका पूरा अधिकार जो है नगर निगम को होता है और शहर के मूलभूत सुविधा के लिए होता है। समय के हिसाब से समय चलायमान है, परिवर्तनशील है, इसलिए हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोग आकर के देखते हैं कि कल जो प्रत्याशी था, कल जो पद में था, वो आज वर्तमान में उतना एक्टिव है कि नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं, पार्टी लाइन में चल रहा है कि नहीं।
इसलिए ये प्रक्रिया है। क्या पूछा आज आपसे? मेरे से पूछा गया कि आप महापौर की दावेदारी की है। मैं कहा मैं दावेदारी किया हूँ। कुछ नहीं, क्यों किए हो? आप तो थे पहले भी। पहले था 5 साल के लिए लगातार काम किया। वर्तमान में अपने काम को देखते हुए जो काम छूट गए हैं उन कामों को करने के लिए मैं पुनः प्रयास कर रहा हूं। अगर पार्टी मेरे को अवसर देती है तो उन सभी रुके हुए काम को मैं पूरा करूंगा। पूरे कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ये इलेक्शन लड़ा जाएगा और सभी कांग्रेसी मिलकर जो भी प्रत्याशी होगा उसे जीत दिलाएगी। क्या पूछा गया? वहाँ पर ये पूछा गया कि आप कितने साल से सक्रिय हैं राजनीति में। मैंने अपना पूरा डाटा बताया कि मैं कॉलेज लाइफ से 2001 से कंटिन्यू आज दिनांक तक के कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हूँ और पदाधिकारी हूँ। तो पार्टी के पास आपका डाटा क्यों नहीं है? पार्टी के पास डाटा है, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है। नहीं, लेकिन हर बार क्यों बोला जाता है कि आप साबित करें कि आप क्या है, कौन है? क्योंकि क्या होता है, पर्यवेक्षक जब बाहर से आते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके पास एट अ टाइम डाटा उपलब्ध नहीं रहता, इसलिए पूछा जाता है। जिस हिसाब से देखेंगे नगरीय निकाय में आज दिनांक को लगभग 1 साल से सरकार बदलने के उपरांत किसी प्रकार का कोई कार्य दिख नहीं रहा है। रोड की स्थिति जर्जर होते जा रही है। पानी सप्लाई से लेकर लाइट, बिजली, सारी चीजों की परेशानियां झेल रही है। नगर निगम के अधिकारी ये बोलते हैं कि फंड की उपलब्धता नहीं होने से, फंड की कमी के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस सरकार में आती है तो जनता के मुद्दों को लेकर लड़ेगी और सारी चीजों को करेगी। कि मैं पिछले लगभग 30 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं। NSY युवक कांग्रेस से मैं कांग्रेस की राजनीति शुरू किया हूं और जितने भी हमारे आज तक के, चाहे विधानसभा के प्रत्याशी हो, लोकसभा प्रत्याशी हो, चाहे नगर निगम प्रत्याशी, सबके लिए मैं जी जान से लग के काम किया हूं। पिछले 6 साल पहले मैं 4 साल तक शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष था। पिछले जब चुनाव हुई है नगर पालिका निगम की, तो हर वार्डों में मैं जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काम करके कांग्रेस को जिताने के लिए काम किया है और उन्हीं सब बातों को लेकर मैं अपनी बात रखा हूं और लगता है कि मेरे बात से हमारे वरिष्ठ जन संतुष्ट होंगे और आगे सकारात्मक परिणाम जरूर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।